नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्पावर परिवार में। आज हम एक नए विषय की ओर, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी बता रहे थे कि सर कहीं ना कहीं हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 15 तारीख से या 14 तारीख से शुरू हो रही है और एक जो एग्जाम्स है, मेन एग्जाम्स, वो भी काफी नजदीक आ गए, तो काफी प्रेशर भी है। तो उन्होंने बताया उनके, मैं देखिए अभी वही पॉइंट्स करवा रहा हूं जो आप मुझे बताएंगे। यदि आपको कुछ स्पेशल जो चीजें हैं जो आपको हार्ड लग रही है तो आप बिल्कुल कमेंट में या मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि सर ये चीजें थोड़ी मुश्किल है 12th के बेस पर। अभी हम सिर्फ 12th पर काम कर रहे हैं, तो आप इनको समझाइए, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें आपकी कुछ जरूर मदद करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, तो शायद विश्व वाली किताब का दूसरा ही चैप्टर, सत्ता के वैकल्प। बड़ा प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर है। तो अगर सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की बात करें तो सर वैकल्पिक केंद्रों का अर्थ क्या? सत्ता, सत्ता का मतलब शासन का अधिकार किसके पास? अगर हम बात करें जिस समय भारत आजाद हुआ था 1947, उस समय सिर्फ भारत ही आजाद नहीं हुआ, विश्व के कई ऐसे देश थे छोटे बड़े, जैसे अफ्रीका के सैकड़ों देश, इसके साथ साथ जो दक्षिणी दुनिया जो पूरी थी, अगर हम बात करें नाटो, यूएसएसआर, सोवियत संघ और नाटो को छोड़ दे तो उसके साथ एक नई दुनिया जिन्हें पहली दुनिया, दूसरी दुनिया के बाद तीसरी दुनिया कहा जाता है, उसके कई सारे देश आजाद हुए थे। तो यहां पर उन देशों ने किस प्रकार तरक्की की, अमेरिका और रूस के अलावा और कौन से ऐसे राष्ट्र थे या संघ थे जिनके पास शक्ति का संचालन, जिनके पास कुछ पावर थी जो कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका के लिए आगे जाकर बाधा बन सकते थे। तो अगर आज हम उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का, उसमें हम चर्चा करेंगे यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ एक मजबूत संघ के रूप में उभर कर सामने आया, अमेरिका और रूस की जो अर्थव्यवस्था उसको टक्कर देने के लिए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अमेरिका से भी आगे निकलने को, अगर हम कहें तो जो अगर व्यापार में बात करें, वस्तुओं के निर्यात या आयात में बात करें, निर्यात की बात करें, तो सोवियत संघ और नाटो से यानी अमेरिका और रूस से भी कई गुना आगे है यूरोपीय संघ। अगर यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था मिलाई जाए, आगे दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे यहां पर यूरोपीय संघ की। तो आपको चैप्टर का नाम बताइए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो अब मैं इसको हटाकर सीधा ऊपर से टॉपिक शुरू कर सकता हूं। तो आइए हम चलते हैं यूरोपीय संघ की ओर। कैसा था यूरोपीय संघ, कैसे बना, कब बना, क्या इसकी प्रणाली थी, कैसे इसका निर्माण हुआ, इसकी विशेषताएं, इसकी खमियां, सबकी हम साथ में एक आमने सामने रखकर चर्चाएं करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद इजी तरीके इसको लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसके नोट्स भी बखूबी बना सकते हैं। यूरोपीय संघ, देखो सभी जानते हैं, लगभग आप सबको पता होगा कि 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें यूरोप, अधिकांश यूरोप, अगर हम कुछ देशों को छोड़ दे तो हाँ पूरा यूरोप, यूरोपीय देश जो अमेरिका के साथ, कहीं ना कहीं रूस और यूरोप के कुछ देश, अमेरिका के कुछ देश, जो अमेरिका एक साथ मिलकर जिनको मित्र राष्ट्र कहा जाता है, कुछ दूरी राष्ट्रों में शामिल थे जो इस युद्ध को हारे थे। तो यहां पर जैसे हमने बात की, हमारा जो इस किताब का पहला चैप्टर है या ये तीसरा चैप्टर शायद, पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें शीत युद्ध की बात की गई। आपने कई बार शीत युद्ध का नाम सुना होगा। शीत युद्ध जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच में चली हथियारों की होड़, उस टक्कर की बात की गई, जहां पर हरदम में सा तनाव था कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। उसी तनाव को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहां पर यूरोप के सामने भी दो ऑप्शन थे कि या तो ये अपनी पुरानी उन दुश्मनियों को निभाए, उन बदलों को ले, फिर से युद्ध की भावनाएं अपनाए, हथियारों की होड़ में लग जाए, या फिर शांति के साथ अपना आर्थिक विकास करें। तो यहां पर बड़ी शानदार तरीके से यूरोपीय लोगों ने चुना अपना विकास, युद्ध से परे अपने राष्ट्र का विकास। तो जब यूरोप के ये देश अमेरिका के साथ थे तो अमेरिका का भी फर्ज है कि वो यूरोप के देशों के लिए कुछ करे, इनके विकास के लिए कुछ करे। तो यहां पर अमेरिका ने यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई
देखो, अगर मैं बात करूं, ये था 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध होता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 1949। अगर मैं विकास की बात करूं कि यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ बाकायदा, तो हम कह सकते हैं 1948 में अमेरिका ने योजना तैयार की, मार्शल योजना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मार्शल योजना क्या था, आप क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि मार्शल योजना यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास के लिए अमेरिका द्वारा प्रदत्त एक मदद या योजना है। अमेरिका ने कहा कि भाई आप हमारे साथ लड़े हो तो कहीं ना कहीं ये फर्ज है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था डूबी है उसको वापस उठाने में थोड़ा सा योगदान दिया जाए। तो 1949 में योजना आती है, 1949 में मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत यूरोप में एक कम्युनिटी का गठन होता है, यूरोपीय आर्थिक संगठन। यहां पर यूरोप में आर्थिक संगठन का निर्माण होता है कि जो अमेरिका की योजना आ रही है उनको क्रियान्वित करने के लिए भी एक संघ का निर्माण किया जाए। धीरे धीरे इस संघ ने अपने पांव पसारे। इन्होंने अपने साथ अपने पड़ोसी देशों को, कि यूरोप के कई सारे देशों को अपने साथ लिया। 1948 में इसकी स्थापना होती है। फिर एक कदम और आगे चले तो 1949, अगर मैं इसके विकास की बात करूं तो 1949 में यूरोपीय आर्थिक परिषद नाम दिया जाता है इसका। यूरोपीय आर्थिक परिषद। फिर 1957 में इसमें पुनः परिवर्तन किया जाता है और इसका नाम दिया जाता है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद 1992 में फिर से एक फेरबदल होता है, यूरोपीय संघ का निर्माण होता है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो इसका विकास ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी हुआ। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर 1992 में इसको नाम दिया गया यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। आप सोच रहे होंगे एक सर सीधा आपने शुरू से खत्म कर दिया। नहीं, मैं आपको विकास बता रहा हूं कि 1948 से कैसे मार्शल योजना आई, आर्थिक संगठन का निर्माण हुआ, यूरोपीय आर्थिक परिषद बनी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी और इसके साथ यूरोपीय संघ का निर्माण। अब हम यूरोपीय संघ कैसे था, इसकी विशेषताएं क्या है, कमियां क्या है, इसको हम दो अलग अलग विशेषताओं और कमियों में यूरोपीय संघ का आ जाए तो मैं आपको शानदार उत्तर की ओर भेज सकता हूं कि आप सबसे पहले इसके इस विकास को, उसके बाद यूरोपीय संघ की कमियां और उसकी विशेषताओं को आमने सामने रखकर एक बेहद शानदार उत्तर का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा डिजिटल हो रहा है सब कुछ सिस्टम। लेकिन बाकायदा एक विद्यार्थी होने के नाते, मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूं, आपको बता दूं कि ये 12वीं है आपकी। यानी हम कह सकते हैं कि आप स्कूल के उन अंतिम क्षणों से बहुत नजदीक हो उनके। बहुत कम समय आपके पास बचा है स्कूल का। यदि आप सक्षम हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि रेगुलर जाइए वहां स्कूलें, जहां पर भी आप कोचिंग स्कूल जहां पर भी आप जाते हैं, आप जाइए। वहां जाकर उस माहौल में आप जो चीज सीखेंगे, हाँ, आप डिजिटल से आप घर बैठे बेहद कुछ सीख सकते हैं। ये शानदार प्रणालियां लागू हुई है, लेकिन उस माहौल की बहुत आवश्यकता होती है। तो जब भी मौका मिले, आप अगर सक्षम है तो जरूर रेगुलर स्कूल जाइए। अब कोचिंग जा रहे तो रेगुलर जाइए। आप घर बैठकर आपको अगर यह लग रहा है कि मैं अपने आप कर लूंगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं,
There is nothing is impossible, but it is still very important to go regularly. बहुत जरूरी होता है कि आप रेगुलर स्कूल। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी एक विद्यार्थी होने के नाते। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना यूरोपीय संघ का विकास। अब हम यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियों की और यूरोपीय संघ के आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लीजिए इसको। तो अब हम देखेंगे यूरोपीय संघ की विशेषताएं। विशेषता, यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है? अगर हम इनके विशेषताओं की बात करें तो मुझे यूरोपीय संघ में सबसे पहले एक ही चीज नजर आती है विशेषताओं में कि इनका एक झंडा, एक गान। ध्यान रखना, एक मुद्रा। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? एक गान, झंडा व मुद्रा, ये सब एक जैसी थी। हम कह सकते हैं यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरोपीय संघ का झंडा अलग है, यूरोपीय संघ का गान है उनका एक गान, एक झंडा और एक मुद्रा। ये सबसे बड़ी विशेषता थी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक मुद्रा एक उस एकीकरण को दर्शाती है जो आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं अधिक परिपक्व करता है। अगर हम उसके और विशेषताओं की बात करें यूरोपीय संघ की, तो इसका विकास हुआ हमने देखा यूरोपीय संघ में। तो इसमें जो शामिल देश थे वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विकसित देश थे। ये इसकी विशेषता है। और इसकी विशेषता क्या है? अगर मैं कहूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था व सेना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी यूरोप के पास है, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना भी इनके पास है। अगर हम और बात करें तो इसमें शामिल, आप इसके एग्जैक्ट नोट्स बना सकते हैं। इसमें शामिल 2 देश परमाणु संपन्न है। परमाणु संपन्न राष्ट्र, जिसमें आपके फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। अगर इसके और भी हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्यापार की दृष्टि से, व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से दुनिया में प्रथम स्थान है इसका। यह भी इसकी विशेषता है। यूरोपीय संघ की विशेषताओं की बात करें और क्या है? हमने मुद्रा देख ली, झंडा देख लिया, गान देख लिया। एक इनकी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ये बहुत मजबूत देश थे। इसमें 2 देश ऐसे थे जो परमाणु संपन्न थे। इनकी अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनकी सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और इसके साथ साथ व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से दुनिया में प्रथम स्थान पर आता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की अगर और भी कुछ विशेषताओं की बात करें तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि हाँ सर, शिक्षा, शिक्षित राष्ट्र, कि इसमें शामिल जो राष्ट्र है वो शिक्षा की दृष्टि से बेहद आगे। तो शिक्षा किसी न किसी राष्ट्र के एक विकास का अनुमाप तैयार करता, परिमाप तैयार करता। हम शिक्षा के आधार पर राष्ट्र के विकास की तुलना कर सकते हैं।
चलिए और आगे चलते। ये थी जो यूरोपीय संघ है उसकी प्रमुख विशेषता। यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है, ये उसकी प्रमुख विशेषताएं। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे, इसके साथ रखेंगे कि यूरोपीय संघ की कमियां क्या। देखिए ज्यादा विस्तृत नहीं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या विकास की बात करें 48 में बना, 49 यूरोपीय परिषद इकोनॉमिक कम्युनिटी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक गान, एक झंडा और एक मुद्रा है। अगर इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो मजबूत राष्ट्र है इसमें सारी आर्थिक दृष्टि से, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है विश्व की। इसमें शामिल दो देश परमाणु संपन्न है जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन है। व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से दुनिया में प्रथम स्थान पर है और शिक्षित राष्ट्र है। इसमें शामिल जो राष्ट्र है अधिकांश राष्ट्र शिक्षित राष्ट्रों की श्रेणी में। ये आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि यूरोपीय संघ की कमियां क्या है। आज का हमारा टॉपिक यूरोपीय संघ रहेगा, इसकी कमियां पढ़ेंगे अब हम। कमियां, तो अगर कमियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो एक कमी के रूप में उभर कर आई थी वो ये थी कि जो सभी राष्ट्रों की विदेश नीति स्वतंत्र थी। स्वतंत्र विदेश नीति। अगर हम और कमी की बात करें तो इन्होंने एक संविधान बनाने का निर्माण किया था कि क्यों ना यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाया जाए, लेकिन उसमें असफल रहे। एक असफल संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। और अगर इसकी कमियों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने स्वयं को यूरोपीय बाजार से पृथक कर लिया। इसी कारण हमने जब देखा कि इराक पर जब हमला हुआ तो कई जर्मनी जैसे देश उसके पक्ष में थे, ब्रिटेन जैसे देश उसके पक्ष में थे, जबकि जर्मनी जैसे देश उसके ऊपर व्यंग कस रहे थे कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी ये स्वतंत्र विदेश नीति का प्रभाव था। और इसके साथ साथ अगर कमियों को देखें तो हमने देखा कि maastricht संधि, जिसके अंदर एक ही मुद्रा की बात की गई थी, उसको अपनाने से इनकार कर दिया। किसने? फिनलैंड और स्वीडन ने। इन्होंने इसको अपनाने से इनकार कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियों के रूप में उजागर हुआ है कि ये उसकी थोड़ी बहुत कमियां थी कि सभी राष्ट्रों की स्वतंत्र विदेश नीति होने के कारण उनके अलग अलग पृथक विचार थे। उनके एक संविधान निर्माण का प्रयास किया जो असफल रहा। ब्रिटेन ने स्वयं को यूरोपीय बाजार से अलग कर लिया था और maastricht संधि से भी फिनलैंड और स्वीडन ने इनकार कर दिया। तो ये था आपका यूरोपीय संघ, उसका निर्माण, उसकी विशेषताएं और उसकी कमियां। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और बिना चिंता के धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। एग्जाम नजदीक है, मनोरंजन से और मस्ती से थोड़ा उभरिए और कहीं ना कहीं एक विचारात्मक रूप से सोचिए। देखिए सुबह भी मुझे एक बात याद है कि सुबह भी मेरे पास कॉल आया था किसी का कि सर आप कुछ मोटिवेशनल क्यों नहीं कहते या मोटिवेट क्यों नहीं करते बच्चों को। देखो एक बात कहूं, मोटिवेशन के लिए बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको वास्तव में मोटिवेट होना है तो उसके लिए कभी बाहर से आवश्यकता नहीं होती। जब भी आपको स्वयं को एक नेगेटिव दिशा की तरफ महसूस करो तो शाम को घर में बैठते टाइम अपने माता पिता के साथ बैठा, उनके चेहरे के वो भाव देखा करो। आपको जब महसूस होगा कि उनको क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, आपको जब उनकी सलवटें महसूस होगी चेहरे की कि किस प्रकार हमारे जीवन को बनाने के लिए इन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। बूढ़िया में अपारी भाषा में कहावत है, पुरानिया क्या करे कि पेट रा आंटा दे देर पढ़ाया। तो बेटा इसका पेट रा आंटा दे देर पढ़ावे यार, हक जरूर दे। बोल रहे एग्जाम बहुत नजदीक है, कमर कस लो, एकदम तैयार हो। जो मोटिवेशन नहीं कटी, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए था। कायरो मोटिवेशन कौन बारू मोटिवेशन दे? मोटिवेशन घर में भी आप जगह बुजुर्ग घर में बैठा है, मम्मी पापा चेहरो देखो, मेरी अपेक्षा देखो था कहीं
वो स्वयं थार वास्ते मोटिवेशन। तो मस्त रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।